नमस्कार दोस्तों, आज हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्षों तक प्रमुख रहे, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सरदार अमर सिंह जी, और उनके साथ गुजरात से किसान की एक बेटी अमीबेन याजनिक जी हमारी सांसद, और मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय और मोदी सरकार का कागजों से बेईमानी का खुलासा और किसान से जो षड्यंत्र किया गया है उसकी परतें खोलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोटी छीन खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों ने सबका साथ सबका विकास की झूठ और उसका पर्दा मोदी सरकार के चेहरे से उठा दिया है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है, वो है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ। खेत मजदूरों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण, गरीबों का दमन और पूंजीपतियों को नमन, यही सच्ची वास्तविकता है। किसान आंदोलन के चलते कल आनन फानन में मोदी सरकार ने रबी फसलों का एमएसपी घोषित करने का स्वांग और षड्यंत्र रचा। एक बार फिर साफ हो गया, सीएसीपी की अब 2021-22 की रिपोर्ट उपलब्ध है, उसकी प्रतिलिपि आपको मैं जारी कर रहा हूं। अब उसका अवलोकन करने से साफ है कि किसानों का आंदोलन और मोदी सरकार पर खेती को खत्म करने का षड्यंत्र दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार एमएसपी की पूरी प्रणाली को और कृषि लागत और मूल्य आयोग को ही खत्म कर देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की झूठ उनके कागजात से ही पकड़ी गई और साफ हो गया कि वो एमएसपी अब देना ही नहीं चाहते। साथियों, कुछ बिंदु में रखूंगा, फिर अमर सिंह जी आपको बताएंगे। पहला, याद करिए मोदी जी का वादा था सत्ता में आने से पहले कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, यानी कृषि की लागत, किसान की मेहनत और जमीन का किराया। A2 कृषि की लागत, FL फैमिली लेबर यानी उसकी मेहनत, जमीन का किराया, ये सब मिलकर बन जाते हैं C2। मोदी जी ने कहा इस पर भी मैं 50% मुनाफा दूंगा, ये कहकर सत्ता में आए थे। कृषि मूल्य आयोग रिपोर्ट 2021-22 जो अब हमारे सामने है, ये इस दावे और जुमले की पोल खोल देती है। नंबर 2, गेहूं के 2021-22 के एमएसपी में 2.6% या 2.5% की वृद्धि ही लागत पर 50% मुनाफा देने के मोदी जी के जुमले और आय दुगनी करने के भाजपाई झूठ को उजागर कर देती है। इस रिपोर्ट के 2 या 3 कागजों को अब मैं आपको दिखाऊंगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग की ये 2021-22 की रिपोर्ट मोदी सरकार की बेईमानी का सबूत है। रिपोर्ट का अगर पैरा 6.26 देखें तो ये वो रिपोर्ट है जो मैं आपको जारी कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2021-22 में खेती के उत्पादों की लागत, गेहूं की मैं पढ़ रहा हूं पहले, 960 रुपया क्विंटल है। और इसी रिपोर्ट का अगर आप टेबल 5.4 देखें तो उसमें पिछले साल की भी गेहूं की लागत लिखी है। दोस्तों चौंकिए मत, वो भी 960 रुपया क्विंटल है। तो इसका मतलब मोदी सरकार और कृषि लागत और मूल्य आयोग का कहना है एक साल में डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, एक साल में कीटनाशक दवाई की कीमत नहीं बढ़ी, एक साल में खाद और बीज की कीमत नहीं बढ़ी,
एक साल में श्रम की कीमत नहीं बढ़ी, एक साल में ट्रैक्टर, टायर, खेती के उपकरणों की कीमत नहीं बढ़ी। पिछले साल की कीमत उठाकर बेईमानी से इस साल चिपका दी और उसके ऊपर एमएसपी दे दिया। ये अपने आप में बेईमानी है। और यही नहीं, अगर आप दोनों टेबल्स देखें तो अगर पिछले साल की कीमत भी देख लें 2020-21 की जो यहाँ है, तो इसके मुताबिक भी साथियों, इसके मुताबिक भी C2 1467 रुपया था। अगर इस पर 50% लगाएं तो पिछले साल ही गेहूं का एमएसपी 2200 रुपया क्विंटल होना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने तो आज भी 1975 रुपये पे रखा हुआ है। तो यह अपने आप में उनकी झूठ और बेईमानी को साबित करता है। यही नहीं, सीसीपी जो CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, वो ये भी कहता है, केवल गेहूं नहीं, अगर मैं जौ की फसल की आपसे चर्चा करूं तो जो 2021-22 में कीमत है वो वही 20-21 के अंदर है और लागत है 971 रुपया दिखाई। ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है, अगर आप पढ़ें तो ये बारले 971 रुपया उन्होंने लिखा है, पर उनकी अपनी ही रिपोर्ट ये कहती है कि इससे पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ जौ की लागत 1645 रुपया थी। तो भैया 1645 थी तो आप 971 क्यों दिखा रहे हो? इसी प्रकार से अगर चने को देखें तो जो कीमत 2860 रुपया लागत पिछले साल दिखाई थी वही इस साल दिखा दी। तो पिछले साल की लागत उठाई और इस साल चिपका दी, ताकि ये बेईमानी पत्रकार साथी देख नहीं पाएंगे। किसान बेचारा भोला भाला है, वो CACP की रिपोर्ट पढ़ेगा कैसे और मोदी जी की झूठ निकल जाएगी। परंतु ये देखिए, चने के अंदर भी वही हेरा फेरी की। और साथ में इसी रिपोर्ट में ये लिखा है कि पिछले साल चने की कीमत महाराष्ट्र में 2866 नहीं 3380 रुपया थी और कर्नाटक में 3428 रुपया थी। तो आप 2800 रुपये क्यों दिखा रहे थे? यही मसूर की दाल की है। एक उदाहरण और दूंगा और फिर अमर सिंह जी अपनी बात कहेंगे। मसूर की दाल की लागत इस साल उन्होंने 2864 रुपया दिखाई है कि किसान को आती है। पिछले साल भी 2864 रुपया है, वो भी इस रिपोर्ट में लिखा है। पिछले साल की उठाई और यहाँ चिपका दी कि कोई देखेगा नहीं। सरेआम बेईमानी, एमएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र। और पिछले साल की रिपोर्ट में भी ये लिखा है, जिसकी कॉपी हम दे रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में मसूर दाल की कीमत 2864 नहीं, किसान को 3490 रुपया पड़ती है। इससे ज्यादा सरेआम बेईमानी होगी क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी शब्द को तीनों कानूनों के अंदर ना लिखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को खत्म करना है। मोदी जी जवाब नहीं देते कि जब मंडियां खत्म होंगी तो एमएसपी कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा। राज्यसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। लोकसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। हमने कहा अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप एमएसपी की गारंटी को कानून में लिख दीजिए। अगर आप लिख देंगे तो किसान को मिल जाएगा। और लिख दीजिए कि अगर कोई कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल खरीदेगी कम पर तो उसे सजा मिलेगी और बाकी का पैसा देना पड़ेगा। ये दो बड़ी सीधी चीजें हैं, पर इन दोनों पर सरकार भाग रही है और इनकी बेईमानी अब इन्हीं के कागजों से अब साफ है, जिनकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। और अब जो हमारे कृषि विशेषज्ञ भी हैं, नेता और सांसद भी हैं, उनको मैं कहूंगा, क्योंकि वो FCI को उन्होंने लीड किया है कांग्रेस के कार्यकाल में, वो आपको बताएंगे इस बेईमानी की कुछ परतें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजेवाला जी। देखो, ये कमीशन बनाया था कांग्रेस राज में 1965-66 में। क्यों बनाया था? क्योंकि ये मुल्क
अपन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत मुल्कों से गेहूं सारा कुछ खरीदते थे क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं थी। इसके साथ एफसीआई को क्रिएट किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। सीएसीपी की जिम्मेदारी है कि वो एवरेज निकाल के कितना किसान का खर्चा आता है। गवर्नमेंट को 23 फसलों का एमएसपी डिसाइड होता है कि वो बताए कि क्या गवर्नमेंट को क्या भाव करना चाहिए। जब कांग्रेस ने 1965-66 में किया था, फूड कॉरपोरेशन बनाया पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद के लिए। वो इसलिए खरीद थी क्योंकि अपन को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को सस्ता अनाज देना होता है। ये तब का सिस्टम चलता आ रहा है। और 2013 में साथियों, आपको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट ने बड़ा ऐतिहासिक एक कानून लाए जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, जिसके तहत 75% जनसंख्या गांवों की और 50% जनसंख्या शहरों की, उनको सस्ता राशन मिलता है। ओवरऑल मुल्क की 67%, 67% पॉपुलेशन को मिलता है। अब हर साल सीएसीपी जो रिकमेंड करता है, मैं तो चाहता हूं कि यूपीए के 10 साल में जो उनकी रिकमेंडेशन थी और यूपीए ने भाव बढ़ाया, ये हंड्रेड्स में होता था। मैं आज वो फिगर्स लेके नहीं आया, डबल ट्रिपल किया यूपीए ने। ये कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 50 रुपए, कभी 70, तो कहते मैंने इतिहास बना दिया। 2.5% बढ़ाया केवल। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हर बार सीएसीपी की रिकमेंडेशन 500 से 800 रुपया ज्यादा होती है। गेहूं और अपना पैडी की वो नहीं दिया जाता, उसको छुपाया जाता है। 500 से 800 रुपया ज्यादा होती है, जो ये कहते हैं, जो एमएसपी निर्धारित करते हैं। और उसमें किसान की जमीन की कीमत नहीं बनाते। अब जब इंडस्ट्री में जब दूसरे भाव तय होते हैं, तब उसकी फुल इन्वेस्टमेंट ली जाती कि नहीं ली जाती? तो किसान की जमीन का भाव पूरा क्यों नहीं लिया जाता? वो नहीं लिया जाता है, उसको रेंट कहते हैं कि इसका रेंट ले लेंगे। बहुत इसमें लंबा खेल है। मैं असली बात बताना चाहता हूं कि ये कर क्या रहे हैं और अभी क्या करेंगे। कह रहे हैं एमएसपी जारी रखेंगे, एमएसपी जारी रखेंगे, लेकिन पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कम करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, इतिहास गवाह रहेगा, जो सरकारी खरीद होती है उसको कम करेंगे साथियों। अगर वो कम नहीं होती है, पीडीएस में सप्लाई कम नहीं होती है, तो फिर प्राइवेट की मदद कैसे होगी? इनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करना है। और मैंने पिछली बार भी कहा था साथियों कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जो शांता कुमार कमेटी कहती है, जो ऑर्डिनेंस हैं, जो पीएम आशा स्कीम थी और जो एक्ट है, ये सबकी वर्डिंग बराबर है। क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करो, फूड सब्सिडी कम करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, प्राइवेट को अंदर घुसेड़ो, उसको अंदर चांस दो और उसकी प्रोक्योरमेंट बढ़ाओ। यही इस मुल्क में होने में जाना है। और वो केवल और केवल होगा जब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करेंगे। एमएसपी की बात कर रहे हैं हम, इनसे आज मांग करते हैं मोदी जी से, बीजेपी गवर्नमेंट से, कि आप ये कहिए कि जो आज पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, आप उसकी क्वांटिटी कम नहीं करोगे। पंजाब में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसकी क्वांटिटी कम नहीं करोगे। पंजाब का एक बात आज बता दूं, ये इनके निर्णय से 500 करोड़ का रेवेन्यू लॉस अभी पंजाब को हो गया, क्योंकि ना कॉटन का उनको टैक्स मिलना है, ना उनको मेज का मिलना है, ना और कई फसलें जो बाहर बिक रही हैं। ये ऐसी हालत कर देंगे कि मंडियां अपने अभी 2, 4, 5 साल में खत्म हो जाएंगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं और फिर प्राइवेट का पूरा खेल शुरू हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये प्राइवेट लोगों के लिए कर रहे हैं, बड़ी मल्टीनेशनल के लिए कर रहे हैं,
पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम और पीडीएस को डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। सीएसईपी की कभी भी रिकमेंडेशन एक्चुअल नहीं देखते हैं, हमेशा झूठ बोल के कम भाव देते हैं। इतनी बात ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमित जी, will you like to add something? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बाहर आके अगर आप कहते हैं कि एमएसपी को नहीं बदला है, एपीएमसी को नहीं निकाला है, तो कहीं भी अधिनियम में कोई भी जगह लिखा ही नहीं है। और ना तो वहाँ आके मिनिस्टर बताते हैं कि हम इसमें लिख के लाएंगे क्योंकि ये कानून बन जाएगा। बाहर आके ओरली बुलवाना अपने मिनिस्टर से और लिखा पट्टी नहीं होना कहीं भी, तो आप ना तो कोर्ट जा सकते हैं, उसका भी प्रावधान नहीं किया है। और बार बार किसान छोटा हो या बड़ा हो उसको जाना पड़ेगा एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। ये कितना वाजिबी है और उसको कौन कानूनी मदद देगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये बाहर से सब अलग ओरली बताना, जुमलेबाजी जैसी बातें करना और अंदर अधिनियम में कुछ भी नहीं लिखना, कोई क्लैरिटी नहीं करना, ये उनकी खासियत रही है। और जो बेसिक बातें होनी चाहिए, मैं गुजरात से आती हूँ, वह हमेशा पानी और बिजली और बियारण का प्रॉब्लम हमेशा रहा है। रात को बिजली आती है, दिन को पानी नहीं मिलता है, रात को पानी मिलता है, किसानों की इतनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ये सारी बातें नहीं बताएं और सिर्फ एमएसपी प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए सारा कुछ लेके आए, वो साफ दिख रहा है। थैंक यू। जसबीर सिंह डिम्पा जी जो हमारे सांसद हैं पंजाब से और उस इलाके से जो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ लगता है। मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। जब नोटबंदी की, मोदी जी ने रो रो के कहा मेरे को 50 दिन दे दो। 50 दिन बीत गए, कितने लोग मरे। जब कोरोना का लॉकडाउन किया, कहते मेरे को 21 दिन दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज एमएसपी की बात आई तो आज इस बिल में आज उनके मंत्री कह रहे थे कि हमें 2 साल का टाइम दे दो, अब फिर चेंज देखना। क्या हम वो चेंज देखेंगे जो डिमोनेटाइजेशन की बाद इकोनॉमी का हाल हुआ? क्या हम वो चेंज देखेंगे जो चेंज 21 दिन के लॉकडाउन बाद कोरोना के आज इतने मरीज बढ़े हैं? हमने उनको संसद में अपील की कि आप जो मर्जी करो, हमें ये लिखती दे दो कि जो भी एमएसपी होगी उस पे सरकार खरीद करेगी, ये लिखती दे दो। हम और माइक बंद कर देते हैं, मंत्री हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। अगर ऐसे हालात, ऐसे मंजर मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो आज एक अपील करना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए कि जो पार्टी, जो सांसद इस बिल का साथ दे रहे हैं उनका पूर्ण तौर पे बाइकाट करो। यही मेरी सारे किसानों से अपील है। अगर ये हालात बिगड़े तो इसका जिम्मेवार और कोई नहीं, मोदी जी होंगे। आज चारों तरफ ये आग लग चुकी है, ये आग भड़क चुकी है। कर्नाटका से लेके पंजाब तक हर तरफ किसान धरने पे बैठा है। मेरे को एक बहुत बड़ा गिला है हमारे पंजाब के सांसदों से, जो अकाली दल के सांसद हैं। बड़े जोर शोर से इस्तीफा दिया हरसिमरत जी बादल ने कि मैं इस बिल्स के विरोध में मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ। मगर अफसोस की बात है, जिस दिन से इस्तीफा दिया है हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, हम लाठियाँ खा रहे हैं। पुलिस की रात भी हमने खाई, हम लाठियाँ खा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। मगर वो सारे के सारे अकाली दल बादल के सांसद सदन से गायब है। ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद। अमृतसर से गुरुओं की धरती से ओजला साहब 2 लाइन वो जोड़ेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। जी, मैं आपके माध्यम से देश को और देश के किसानों से बात करना चाहता हूं कि आप ये बिल के पीछे से भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम पंजाब से आते हैं। ये बिल अब का 6 महीने साल से शुरू नहीं हुआ। नीति आयोग की बैठक, हाई पावर कमेटी की बैठक, इनके जो अडानी दोस्त हैं उनके सैलो हमारे सारे पंजाब में पहले से लग चुके हैं 2 साल में एफसीआई की मंजूरी से। और वेयर हाउस इनके बन चुके हैं जो जहां अनाज स्टॉक करना है। पर्दे के पीछे से इन्होंने तैयारी, देश को, किसान को बेचने का पहले से एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कानून अब बना रहे हैं।
कानून जो लेकर आ रहे हैं उससे मजदूर खत्म होगा। जितने सहायक धंधे होते हैं पंजाब के, जितने भी लोग हैं गांव में रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। छोटा व्यापारी भी खत्म होगा, कीमतें बाजार में बढ़ेंगी। और अब जब दबाव बढ़ा है राज्यसभा की तरफ से ऑपोजिशन का, तो महज 50 रुपए गेहूं का भाव बढ़ा है। और भी एमएसपी दी है चनों के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एमएसपी दी किसको? जब प्राइवेट प्लेयर आएगा, एफसीआई पैसे नहीं दे रही, तो एमएसपी लागू कहाँ होगी? ये एक जुमला मोदी जी ने 15 लाख वाले जुमले के बाद एमएसपी का नया छोड़ दिया है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मानते हैं कि एमएसपी रहेगी, तो फिर मंडीकरण भी रहने दीजिए, फिर स्टेट को पैसे भी दीजिए। जो स्टेट में नहीं है वहाँ तो आप लगा सकते हो, वहाँ तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जहाँ एमएसपी नहीं है, जहाँ कम रेट में खरीदते हैं, वो तो सब फेल है। जहाँ पंजाब का किसान जिसने बेचना है गेहूँ, जिसका तजर्बा है, जो बेस्ट फार्मिंग करता है, वो तो मानता नहीं है। पार्टी सांसद उसके मान नहीं रहे, तो ये किसके साथ एग्रीमेंट कराना चाहते हैं? किसके लिए कानून लेकर आए हैं? ये बात तो हमारी समझ से बहुत दूर पड़ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो बोले भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये किसके लिए करना चाहते हैं? इनका एक ही एजेंडा है, अडानी एंड अंबानी। इसके आगे इनका कोई एजेंडा नहीं। यहाँ तक बादल साहब ने, हरसिमरत कौर जी ने रिजाइन किया, हम वेलकम करते हैं। लेकिन 5 जून के बाद और उसके पीछे चले गए। उन्होंने बोला कि मैं मई से इसकी जानकार हूँ। पहले तो ये कहते हैं हाउस में आकर हमें इसकी जानकारी नहीं है। 5 बार के सीएम रहे, हरसिमरत जी मिनिस्टर रहे, सुखबीर बादल डिप्टी सीएम रहे, और कितना हाउस को मिसलीड करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। और उसके बाद इनको कहना चाहिए, कहते हैं हाउस में कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन बाहर आकर बीबा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये बिल तो ठीक है लेकिन किसान नहीं मान रहा। हम कह रहे हैं हम किसान के बेटे, हम ही नहीं मान रहे। ये कहते हैं ये बिल तो ठीक है, मैं मोदी जी से सहमत हूँ, लेकिन किसान नहीं मान रहा। सो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं किसान लोगों को, किसान भाइयों को, ये वक्त है हमें सबको इकट्ठे होकर, पार्टी के ऊपर उठकर सबको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। नहीं तो मोदी जी ने सारा देश बेच दिया है, किसान भी बेचने जा रहे हैं। धन्यवाद। Any questions? You are welcome to ask. सर, इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा से वॉकआउट किया विपक्ष ने और बाइकआउट। मॉनसून सेशन बाइकआउट करने जा रहे हैं लोकसभा में। आदरणीय साथी, जब संसद को बंधक बना लिया जाए, जब प्रजातंत्र एक तानाशाह के पांव की बेड़ी बन जाए, जब लोकतंत्र और संविधान को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाए, जब सांसदों के मुंह पर जबरन पट्टी बांध दी जाए, जब देश का खेत और खलिहान संसद के अंदर लूट लिया जाए, तो फिर विरोध करना धर्म और कर्तव्य है। फिर संसद को रोकना भी धर्म और कर्तव्य है। फिर जरूरत पड़ने पर संसद की लड़ाई को सड़क पर ले जाना भी धर्म और कर्तव्य है। और हमारे बहादुर सांसद कांग्रेस समेत हमारे साथी विपक्षी दलों के यही धर्म, नीति और कर्तव्य निभा रहे हैं। धन्यवाद। कमाल की बात यह है, और हम सबको घोर निराशा हुई, इस देश के किसान खेत मजदूर को 62 करोड़, इस देश के गरीब और मेहनतकश को निराशा हुई। हमें उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी सबसे पहले विपक्षी दलों से मिलेंगे, इस काले कानून को कांटा मारकर फाड़कर फेंक देंगे और 62 करोड़ किसानों के नुमाइंदों की बात सुनेंगे। पर राष्ट्रपति जी चुप हैं। राष्ट्रपति जी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से मिलने तक को तैयार नहीं। देश के पहले नागरिक जिनका कर्तव्य है अगर सरकार भटक जाए तो उसके कान मरोड़कर सीधे रास्ते पर लाएं। देश के राष्ट्रपति जिनका कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा करें। देश के राष्ट्रपति जिनका कर्तव्य है कि 62 करोड़ खेत मजदूर, वो गरीब जिनकी नुमाइंदगी वो भी करते हैं, और किसान,
उनकी बात, उनकी चित्कार, उनकी आवाज, उनकी पीड़ा, उनकी हुंकार को सुने। राष्ट्रपति जी भी समय नहीं दे रहे, कारण हमें मालूम नहीं, परंतु ये शर्तिया दुर्भाग्यपूर्ण है और खेदपूर्ण है। धन्यवाद। सर, अंग्रेजी में यही बोलेंगे सर, तो लोकसभा से the opposition has walked out. Do you think it is the right, correct way since it convened after 6 months the session? When parliament is subjugated by the autocracy of one man, when constitution is trampled upon by the ruling dispensation on account of their majority, when the rights of members of parliament become captive to the whims of one political party determined to help a few handful of crony capitalists, when the rights of farmers and farm laborers, 62 crore Indians, are brutally murdered in the premises of the parliament, when democracy is annihilated, it's hung by a pole in the temple of parliament, then it is the duty and dharma of each member of parliament to protest vociferously, to protest to the best of his or her capability, to ensure that parliament's functioning is stopped, and to ensure that to do everything in his or her capacity to magnify that protest and pain of 62 crore farmers and farm laborers across the country. That is what the brave members of parliament of the Congress party and of the friendly opposition parties have done, and we are proud of the fact, and we will take this fight now from parliament up to the over 7.5 lakh villages and small towns and cities of this country, so that this government bends down, prostrates before the interest of the farming community. Thank you. तो सर एक सवाल था सर, जैसे संसद में हम देख रहे हैं आप तमाम विपक्षी दलों के साथ विजिट कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति की बात हो। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि किसानों के मुद्दे पर आप लोग संघर्ष करेंगे। क्या बाकी तमाम विपक्षी दलों को भी आप लोग साथ लेकर आएंगे, वो भी आपके आंदोलन का हिस्सा होंगे? आदरणीय मित्र, ये लड़ाई दलों की है ही नहीं, ये लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं, ये लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच में है। मोदी सरकार इस देश के अधर्मी कौरव हैं जो 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर की रोजी रोटी छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश का किसान, खेत मजदूर, छोटा दुकानदार, मंडी मजदूर, ट्रांसपोर्टर, मुनीम, तोलने वाला, हर वो व्यक्ति खड़ा है जिसकी संख्या 62-65 करोड़ है। कांग्रेस और विपक्षी दल उस जिम्मेवारी का, उस धर्म का, उस ड्यूटी के साथ खड़े, और इस लड़ाई में अब निर्णय करना पड़ेगा। ये महाभारत है, इस महाभारत में आप कौरवों के साथ हैं तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए, और अगर किसान के साथ हैं तो इस पाले के अंदर आकर खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के 62-65 करोड़ किसान और खेत मजदूर उन दलों को और उन दलों के सांसदों को कभी माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद।